हेलो फ्रेंड्स, आज हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास से लिए गया है। आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के रचनाएं मिलती है, अपभ्रंश की और देश भाषा बोलचाल की। इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया है। अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य, इनके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्यक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य कुमार रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, आलह का मूल रूप, खुसरो की पहेलियाँ आदि और विद्यापति पदावली। ये दो तरह के जो है काव्य लिए गए हैं, अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। उपयुक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल करते हुए लिखा है। इनमें से अंतिम दो तथा बिसलदेव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही है। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। प्राकृतिक भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। प्रथम अवस्था को पाली, दूसरी को प्राकृतिक और अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राकृतिक की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृतिक का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृतिकाभास, प्राकृतिक की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों सिद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संबत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संबत 1050 से लेकर संबत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आगे हम देखेंगे। हालांकि प्रथम सिद्ध सरप्पा का समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सामान्यतः 769 ईस्वी स्वीकार किया जाता है, किंतु शुक्ल जी ने उनका समय 633 ईस्वी विक्रम संवत 690 माना जाता है। अतः इसी आधार पर उन्होंने 8वीं शताब्दी की बजाय 7वीं शताब्दी से सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पदों की प्राप्ति को माना है। प्राय लोक में प्रचलित बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा में अंतर रहा है। अपभ्रंश भी उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं थी जिस समय की रचनाएं मिलती है, बल्कि उस समय के कवियों की भाषा थी। शुक्ल जी ने अपभ्रंश के संबंध में लिखा है, बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी, सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे और उनसे 100 वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली जाती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वह उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उससे पीछे तक पोथियों में चलती रही है। उस समय की
बोलचाल की भाषा देश भाषा के दो रूप आदिकालीन रचनाओं में मिलते हैं। प्राकृतिक की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त और पूरी तरह मुक्त। अमीर खुसरो और विद्यापति की भाषा प्राकृतिक की रूढ़ियों से मुक्त है। देश भाषा को अन्य रचनाओं पर प्राकृतिक की रूढ़ियों का थोड़ा बहुत प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों अध्यायों के अंतर्गत विवेचित किया है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देशभाषा काव्य और प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। प्रकरण 1 सामान्य परिचय। प्रकरण 1 में आदिकाल के आरंभ अवधि और उसके 2 मूल विशेषताओं का वर्णन किया है। ये विशेषताएं अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति, आदिकाल की दीर्घ परंपरा के बीच 150 वर्षों के भीतर रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृतिक भाषा है। प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य है। पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अपभ्रंश में नीति, श्रृंगार, पीर आदि की कविताएं तो चली ही आती है। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। जब तक भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती थी। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। अपभ्रंश नाम पहले पहल बल्लभी के राजा तारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। जैन, सिद्ध एवं नाथों का वर्णन इसी प्रकरण में किया गया है, किंतु शुक्ल जी की स्पष्ट मान्यता है। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण ग्रंथ है जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए ही किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। उनकी रचनाएं सिद्धों एवं नाथों की तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्म निग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, अतः विशुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ हैं। सिद्धों व नाथों की रचनाओं का वर्णन 2 कारणों से किया है: भाषा और सांप्रदायिक प्रवृत्ति और संस्कार की परंपरा। कबीर आदि संतों को नाथपंथियों से जिस प्रकार साखी और वाणी शब्द मिले हैं, उसी प्रकार साखी और वाणी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुक्कड़ी भाषा भी जैन, सिद्ध व नाथों के अलावा अपभ्रंश के सामान्य साहित्य की सामग्री का उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के इस क्रम से किया गया है: हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरि, जैनाचार्य मेरुतंग, विद्याधर, शारंगधर, हमीर रासो और विद्यापति की कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका। जैन ग्रंथकारों में देवसेन ग्रंथ, जिसका जो श्रावकाचार था, दब साहब और प्यास, द्रव स्वभाव और प्रकाश और पुष्यदंत ग्रंथ, पुष्यदंत का आदि पुराण और उत्तर पुराण का ही उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। इनके अतिरिक्त पीछे की परंपरा के उदाहरण स्वरूप श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहरचर्यु और नय कुमारचर्यु का नाम पर दिया गया है। चित्र काव्य आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरित में तथा छत्र प्रकाश, ब्रजबिलास, संबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म से निकली ब्रजान शाखा के तांत्रिक योगियों को सिद्ध कहा गया।
सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। ब्रजयान बौद्ध धर्म का विकृत रूप था। इसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए मध्य तथा स्त्री, विशेषतः डोमिनी, रजकी आदि का, जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते हैं, योग या सेवन आवश्यक था। इसी से सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। महासुख वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनंद स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध जोड़ की भावना की गई है। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। इसे आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व भी समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। प्रथम सिद्ध सरप्पा सहज जीवन भर बहुत बल देते थे। इसी से ब्रजयान शाखा को सहजयान भी कहा जाता है। सिद्ध सिद्धियों या विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। लोग इन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। जनता पर सिद्धों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ बना रहा। सिद्धों ने ऋजु सीधा दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। ये आपने ध्यान रखना। जैसे कुछ एक पॉइंट होते हैं जो जिनके क्वेश्चन बना के एग्जाम में पूछे गए होते हैं। जैसे सिद्धों ने ऋजु सीधा दक्षिण मार्ग को छोड़ करके किस तरह का बंक या टेढ़ा वाम मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गृह और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, ब्रजयान इसका प्रमाण है। अपने मत का संस्कार जनता पर डालने के लिए वे सिद्ध संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी रचनाएं अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। इसे शुक्ल जी ने देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भी कहा है। सिद्ध सरप्पा की उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी, देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश को टकसाली हिंदी कहा जाता है। पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। कबीर की साखी उपदेश धर्मी दोहों की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सदुकड़ी है। पर रमैनी के पदों में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। उस समय की सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा नागर अपभ्रंश का ढांचा सौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सदुकड़ी इससे अलग थी। उसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि सिद्धों ने कौन सी भाषा शैली का प्रयोग किया? संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। यह अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। किस तरह की भाषा शैली है? अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा शैली है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की ब्रजयान शाखा से ही निकला है। तो जो गोरखनाथ का नाथ पंथ है बौद्धों की कौन से शाखा से निकला है? ब्रजयान शाखा से। नाथों ने ब्रजयानी सिद्धों के विरुद्ध मध्यमास मैथुन के त्याग पर बल देते हुए ब्रह्मचार्य पर जोर दिया है। साथ ही शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने का संदेश दिया है। अलबत्ता शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी न किसी ग्रंथ जैसे शक्ति के संगम के तंत्र में मिलती है, लेकिन फिर भी इनका मार्ग सिद्धों से कुछ समानता रखते हुए भी अलग था। इसी से नाथ और सिद्धों में ये समानताएं मिलती है। आगे हम पढ़ेंगे। दोनों नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति मानते थे। ब्रह्म पूजा, विधान, तीर्थटन आदि को व्यर्थ मानते हुए अंतर्मुखी साधना पर बल देते थे। घट में ही बुद्ध है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे।
अपने को रहस्यदर्शी मूल ज्ञान के ज्ञाता प्रदर्शित करने के लिए वे शास्त्र पंडितों और विद्वानों को फटकारना जरूरी समझते थे। सदगुरु का महात्म्य दोनों में बहुत अधिक था। दोनों ने जाति पाति का विरोध किया। शुक्ल जी ने लिखा है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कुमार, लकड़हारे, दर्जी और बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए। हाँ, यहाँ पहुंचे हम। तो नाथ संप्रदाय जब फैला तब उसमें जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए तो शास्त्र संपन्न न थे। सिद्धों ने घर के भीतर चक्कर, नाड़ियाँ, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरती, नृत्य ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी की। योग संबंधी अंतर्मुखी साधना के कारण दोनों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। ध्यान रहे कि नाथों की भाषा सिद्धों से भिन्न थी, जिसका आगे वर्णन किया जाएगा। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भाग में था। नाथों ने देश के पश्चिमी भागों, राजपूताने और पंजाब को अपना क्षेत्र बनाया। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। ये कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। इसे कनफटे भी कहलाते। कनफटे जो है किसको कहा जाता था? नाथों को। नाथों की संख्या कितनी थी? 9 थी। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने खुद को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मच्छेंद्रनाथ और मच्छेंद्रनाथ के गुरु जलंधरनाथ को माना है। शुक्ल जी ने गोरखनाथ का गुरु मच्छेंद्रनाथ और मच्छेंद्रनाथ का गुरु किसको माना है? जलंधरनाथ को माना है। सब बातों पर विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। गोरखनाथ ने हिंदू मुस्लिम विदेश भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी। गोरखनाथ ने हिंदू मुस्लिम के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी। वे इसका संस्कार अपनी शिव परंपरा में भी छोड़ गए थे। उनका हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी तथा उसमें मुस्लिम धर्म में वर्जित मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी, इसलिए मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। पश्चिमी भाग में सक्रियता के कारण नाथों ने भी वही राजपूताना व पंजाब की भाषा को अपनाया। साथ ही मुस्लिमों को भी अपनी बानी सुनाने के लिए खड़ी बोली का समावेश किया, क्योंकि उनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास और की खड़ी बोली थी। इस प्रकार आगे हम देखेंगे। नाथों ने परंपरा साहित्य की काव्य भाषा, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, से अलग सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुकड़ी का ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा लगभग 1340 ईस्वी में शारंगधर ग्रंथ, शारंगधर पंथती और हमीर रासों पर खत्म हो जाती है। हालांकि इसके 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति के 2 ग्रंथ मिलते हैं, पर उसमें तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। विद्यापति के इन प्रशस्ति मूलक 2 छोटे छोटे ग्रंथों का प्रथम परिचय जॉर्ज ग्रियर्सन को उनके पदों का संग्रह करते हुए हुआ, किंतु उन्हें ये मिले नहीं। महाउपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री को नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता प्राप्त हुई थी। कीर्ति पताका का सूचना मात्र है। कीर्तिलता की रचना बीच बीच में देश भाषा के पद्य रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्य, छंद, गाथा आदि छंदों में की गई है। विद्यापति के अपभ्रंश की 2 विशेषताएं हैं। पूर्वी अपभ्रंश है और प्रादेशिक भाषा कुछ अधिक ली है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। वह प्राकृतिक की रूढ़ियों से उतनी अधिक बंदी नहीं है।
ज्यों ज्यों काव्य भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। शारंगधर के पदों और कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। काव्य रचना के लिए भाषा अपभ्रंश से देश भाषा की ओर उन्मुख हो रही थी, जिससे भाषा में लगातार बदलाव देखने को मिलता है। विशेष रूप से अपभ्रंश के 3 रूप मिलते हैं। पुरानी व्यापक काव्य भाषा, इसका ढांचा शौरसेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। सिद्धों की भाषा यही थी। सदुकड़ी, इसका ढांचा खड़ी बोली लिए राजस्थानी का था। नाथों ने इसे प्रयोग किया। शारंगधर और विद्यापति की प्राकृतिक की रूढ़ियों से लगभग मुक्त होने की प्रक्रिया की शुरुआत का परिचय देती भाषा। इसका सर्वाधिक प्रधान लक्षण तत्सम शब्दों के प्रयोग में घटता संकोच था। प्रकरण 3 देश भाषा काव्य वीरगाथा काल। इस प्रकरण में देश भाषा उसमें रचित रासों काव्य और 7 ग्रंथों का विवेचन किया गया है। ये 7 ग्रंथ इस प्रकार है: खुमान रासो, दलपत विजय, बिसलदेव रासो नरपति नाला द्वारा लिखा गया, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि का और परमाल रासो जागनिक का और रणमल छंद श्रीधर का लिखा हुआ। आगे हम देखेंगे शुक्ल जी द्वारा अपने ग्रंथ के आरंभ में दी गई 12 पुस्तकों की सूची में से 8 को देश भाषा काव्य में रखा गया, जिनमें से 6 का वर्णन इस प्रकरण में किया गया है। शेष 2 विद्यापति की पदावली और खुसरो की पहेलियां आदि को प्रकरण 4 में फुटकल रचनाओं में स्थान दिया गया है। इसका कारण उनमें विषय वस्तु एवं भाषा संबंधी भिन्नता है। प्रशस्ति काव्यों को ही रासो कहा गया है, इसे शुक्ल जी ने आदिकाल के प्रकरण 1 में ही स्पष्ट करते हुए लिखा था। ये आपने याद रखना है कि प्रशस्ति काव्यों को ही क्या कहा गया है, रासो। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि की फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल का हमने वीरगाथा काल कहा है। गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन मृत्यु संवत 704 के उपरांत भारत का पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अनहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियों उधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर की भाषा शिष्ट मानी जाती थी और कवि चारण उसी भाषा में रचना करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य रासो हमें उपलब्ध है, उसका विभाव उसी भूभाग में हुआ। हर्षवर्धन के बाद केंद्रीय सत्ता न रहने से छोटे छोटे राज्य खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। लड़ाई आम हो गई थी, कभी साम्राज्यवादी इच्छा से तो कभी कभी शौर्य प्रदर्शन मात्र से ही लड़ाई मोल ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों, विदेशी आक्रांताओं के हमले भी होते रहते थे। इस प्रकार जिस समय से हमारी हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था। ऐसे में केवल वीर गाथाओं को उन्नति ही संभव थी। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। पांडित्य के चमत्कार व पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो जो भाटे आचारण किसी राजा के पराक्रम या विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अतियुक्तिपूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। प्रशस्ति मूलक काव्य वीरगाथाओं की मुख्य विशेषता इस प्रकार है। 2 रूपों में मिलता है। प्रबंध काव्य के साहित्यक रूप में और वीर गीतों के रूप में। वीर रस के पद्य प्रचलित छंद दोहे के बजाय प्राय छप्पे में लिखे जाते थे। यूरोप की वीर गाथाओं की तरह ही मुख्य विषय युद्ध और प्रेम रहा। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में प्रधान वीर रस ही होता था। आश्रय कवि अपने राजाओं के शौर्य आदि गुणों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। इसमें इन काव्यों में प्रथा अनुकूल कल्पित घटनाओं की बहुत अधिक योजना रहती थी।
रासो काव्य की प्राय सभी ग्रंथों की सामग्री की प्रामाणिकता संदिग्ध है। कुछ ग्रंथ तो अप्राप्य ही है और जो प्राप्त भी है उनकी सामग्री का बहुत सा हिस्सा बाद का जोड़ा हुआ मालूम पड़ता था। इस फेरफार का एक कारण शुक्ल जी ने रेखा अंकित किया है। भट्ट चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्ट चारणों की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेरफार भी बहुत कुछ होता रहा। आगे हम देखेंगे बीसल देव रासो। बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में इसी रसायन शब्द पे होते होते रासो हो गया। नालक इस बिसलदेव में जैसा कि होना चाहिए था, न तो उक्त वीर राजा की ऐतिहासिक चढ़ाइयों का वर्णन, न उसके शौर्य पराक्रम का। श्रृंगार रस की दृष्टि से विवाह और रूठ कर विदेश जाने का प्रोषित पति का के वर्णन के लिए मनमाना वर्णन है। इस छोटी सी पुस्तक को बिसलदेव ऐसे वीर का रासो कहता खटकता है, पर जब हम देखते हैं कि यह कोई काव्य ग्रंथ नहीं है, केवल गाने के लिए इसे रचा गया है, तो बहुत कुछ समाधान हो जाता है। यह पुस्तक न तो वस्तु के विचार से और न भाषा के विचार से अपने असली और मूल रूप में कही जा सकती है। इनके बिसलदेव विग्रह राज चतुर्थ वीर चरित्र का बहुत कुछ वर्णन इनमें राज कवि सोमदेव रचित ललित विग्रह राज नाटक जो संस्कृत में है। आगे हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में। ये चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई ने लिखा है और चंद्रबरदाई जो हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा गया है। यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास के और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। प्रादेशिक बोलियों के साथ साथ ब्रज या मध्य देश की भाषा का आश्रय लेकर एक सामान्य साहित्यिक भाषा भी स्वीकृत हो चुकी थी, जो चारणों में पिंगल भाषा के नाम से पुकारी जाती थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। आगे हम देखेंगे प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। आदिकाल में मोटे तौर पर 3 तरह की भाषा मिलती है। प्राकृतिक की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध भाषा अपभ्रंश, इसमें 3 रूप मिलते हैं। प्रचलित काव्य भाषा सिद्ध सदुकड़ीनाथ और शारंगधर विद्यापति की बोली अपभ्रंश। प्राकृतिक की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा देश भाषा, इसके 2 रूप है पिंगल और डिंगल। प्राकृतिक की रूढ़ियों से लगभग मुक्त भाषा विद्यापति, पदावली, खुसरो की पहेलियां आदि इसके उदाहरण है। आगे हम देखेंगे देश भाषा पर भाषा संबंधी पुरानी रूढ़ियों के प्रभाव को लक्षित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपराओं के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। विद्यापति ने अपनी पदावली और अमीर खुसरो ने अपने विभिन्न रचनाओं में जनता की बहुत कुछ असली बोलचाल और इसके बीच कहे सुने जाने वाले पदों की भाषा के बहुत कुछ असली रूप का प्रयोग किया। खुसरो न पश्चिम और विद्यापति न पूर्व, खुसरो ने पश्चिम और विद्यापति ने पूर्व की भाषा का प्रयोग किया। आगे हम देखेंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और श्री सहृदयी थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति व चित्र की प्रधानता थी। ये आपने ध्यान रखना है कि अमीर खुसरो की जो पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध थी और इनमें उक्ति व चित्र की प्रधानता थी। यद्यपि कुछ रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने कहे हैं। खुसरो के नाम पर संग्रहित पहेलियों में कुछ प्रक्षिप्त और पीछे की जोड़ी पहेलियां भी मिल गई है, इसमें संदेह नहीं है। उदाहरणतः हुक्कावाली पहेली, हुक्का व तंबाकू खुसरो के बहुत बाद जहांगीर के समय में प्रचारित हुआ। इनकी हिंदी की रचनाओं में 2 प्रकार की भाषाओं का प्रयोग मिलता है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियों, मुकरियों और 2 सुखनों में ही मिलती है, यद्यपि उनमें कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है।
गीत और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित काव्य भाषा ही है। खुसरो की भाषा दीर्घ मुख्य परंपरा के बीच किसी अंश तक शायद कुछ बदल गई होगी, उसका पुरानापन कुछ निकल गया होगा, पर यह निश्चित है कि उसका ढांचा कवियों और चारणों द्वारा व्यवहत प्राकृतिक की रूढ़ियों से जकड़ी काव्य भाषा से भिन्न था। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है, खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक था। अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए हैं। आगे हम देखेंगे विद्यापति के बारे में। विद्यापति 3 भाषाओं में काव्य रचना की, संस्कृत, अपभ्रंश और देश भाषा पर, जिसकी रचना के कारण ये मैथिल कोकिल कहलाए, वह इनकी पदावली है। पदावली में अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का प्रयोग किया। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी और मैथिली को मागधी अपभ्रंश से निकली होने के कारण हिंदी से अलग माना, किंतु शब्दावली की एकता को आधार बनाते हुए शुक्ल जी ने घोषित किया, जिस प्रकार हिंदी साहित्य बिसल देवरासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगार पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों का वे क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं का कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित है, उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ, न लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। विद्यापति के पदों को प्राय श्रृंगार का माना। राधा कृष्ण ये जो कहा गया था, ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। इस तरह के लाइनें आ जाती है कि ये किसने कहा है, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यहाँ तक आगे हम देखेंगे। विद्यापति के पदों को प्राय श्रृंगार का माना। राधा कृष्ण नायिका और नायक है। जयदेव के गीत काव्य के अनुकरण पर इनकी रचना की संभावना व्यक्त की और इनके माधुर्य को अद्भुत माना। विद्यापति को शैव माना। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। ये रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहे हुए वाक्य है, जो विद्यापति के लिए उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखे हैं। शुक्ल जी ने राजा हमीर तक वीर गाथा काल को माना है। उनके पीछे भी वीर काव्य की रचना तो हुई, किंतु कवि की प्रवृत्ति बदल चुकी थी। इसे लक्ष्य करते हुए शुक्ल जी ने लिखा, हिंदी साहित्य के इतिहास की एक विशेषता यह भी रही कि एक विशिष्ट काल में किसी रूप की जो काव्य सरिता वेग से प्रवाहित हुई, वह यद्यपि आगे चलकर मंद गति से बहने लगी, पर 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास में हम उसे कभी सर्वदा सुखी हुई नहीं पाते हैं। तो जो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उसमें हिंदी साहित्य का 900 वर्षों का उन्होंने इतिहास लिखा है। अब आदिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य हम देखेंगे कि किस किसने क्या नाम दिए हुए हैं। तो आदिकाल का जो नामकरण है, चारण काल जो है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा था। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा था। प्रारंभिक काल ही गणपति चंद्र गुप्त ने भी कहा, और बीज बपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। अगर आप 2 या 3 बार इनको रिपीट करेंगे तो ये याद हो जाते हैं। वीर गाथा काल जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। और वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा। और आदि काल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा। आधार काल सुमन राजे ने कहा। और अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने। और उद्भव काल जो है वासुदेव सिंह ने। तो हम दोबारा से इसको रिपीट करेंगे, ताकि ये जो है हमें इनको हम 2-3 बार रिपीट करते हैं तो फिर ये हमें पूरी तरह से याद हो जाते हैं। आप मेरे साथ साथ आप भी दोहराएं। जैसे उद्भव काल जो है वासुदेव सिंह ने कहा। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने। आधार काल सुमन राजे ने। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। आदि काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और
यहाँ भी हम देखेंगे सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने और बीज बपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने और प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने भी कहा है और चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो ये जो नामकरण है ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे एलटी टेट हो, यूजीसी नेट जेआरएफ हो या फिर पीजीटी हिंदी का हो, तो ये जो है ये क्वेश्चन इस तरह से आते ही है। तो आज हम इतना ही करेंगे, तो फिर अगली वीडियो में आगे का देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।